Hello student, today we are going to start our new chapter, the basics of object oriented programming. This is chapter number 4. So let us start. Chapter number 4, basics of object oriented programming. Now, first of all, we have to learn what is programming. Computer programming is the process of designing, writing, testing, debugging, maintaining the source code written in a programming language to solve a real life problem. देखिए, हम लोग जावा पढ़ रहे हैं और जो जैसा मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में भी कहा था या जो लास्ट चैप्टर हमारा हुआ था उसमें भी कहा था कि अब हम लोग जावा का मतलब हम लोग जो सिलेबस में एक्चुअल में जो हमें लैंग्वेज है हम लोग उसकी बात करेंगे, हम लोग प्रोग्रामिंग पार्ट की बात करेंगे। तो प्रोग्रामिंग पार्ट की बात करने के लिए हमने कुछ बेसिक्स जो जावा के अंदर होते हैं वो हमने पढ़े थे, लेकिन आज अब हमें ये देखना है कि प्रोग्रामिंग एक्चुअल में होती क्या है। तो यहाँ पर डेफिनेशन जो आपके सामने स्क्रीन पर है आप उसको देखकर पढ़कर समझ सकते हैं कि एक्चुअल में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्या होती है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग, राइटिंग, टेस्टिंग, डिबगिंग एंड मेंटेनिंग द सोर्स कोड। देखिए यहाँ पे क्या होता है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एक प्रकार का प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग कोड को डिज़ाइन करते हैं, उसको राइट करते हैं, उसको टेस्ट करते हैं, उसके बाद डिबगिंग करते हैं और उसके बाद फाइनली जो सोर्स कोड हमारे पास बनता है उसको मेंटेन करते हैं। ये जो सोर्स कोड हमने लिखा है या ये जो कंप्यूटर प्रोग्राम हमने लिखा है ये एक पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा जाता है। और ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है ये हम लोग क्यों लिखते हैं, क्योंकि हमारी रियल लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आती है जिनको सॉल्व करने के लिए हमें प्रोग्रामिंग करना होती है। जैसे मैं आपको बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल बताऊँ, आप स्कूल में फीस डिपॉजिट करते हैं तो स्कूल में फीस डिपॉजिट करना उसको एक फाइल सिस्टम पे मेंटेन करना काफ़ी टिपिकल होता है, क्योंकि सालों साल जो स्टूडेंट वहाँ पे एडमिशन लेते हैं और उनके एडमिशन के बाद उनकी फ़ीस को फाइल सिस्टम पे मेंटेन करना बहुत टिपिकल टास्क हो जाता है। और केवल स्कूल में फ़ीस ही डिपॉजिट नहीं होती, वहाँ पर और भी बहुत सारे टास्क होते हैं जिसे फाइल सिस्टम पे मेंटेन करना बहुत टिपिकल होता है। अब अगर कोई एक स्टूडेंट स्कूल में एडमिशन लेता है तो उसके एडमिशन की प्रोसेस से लेकर उसके फाइनल रिज़ल्ट तक के जो बीच के प्रोसीजर होते हैं वो सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हम लोग एक फाइल सिस्टम के ऊपर मेंटेन नहीं कर सकते। उसके लिए बहुत सारे अलग अलग हमें सॉफ्टवेयर्स की भी ज़रूरत पड़ती है और उन सॉफ्टवेयर्स को ही हम लोग यहाँ पर प्रोग्रामिंग के थ्रू क्रिएट कर पाते हैं। ये तो एक केवल रियल लाइफ प्रॉब्लम हो गई जो आप लोग के साथ फेस होती है, लेकिन अगर हम लोग थोड़ा सा बाहर निकल के देखें तो अगर रेलवे की टिकट आपको बुक करना है, आपको बस का टिकट बुक करना है, एयरप्लेन का टिकट बुक करना है, तो ये जो बुकिंग प्रोसेस होती है ये भी सॉफ्टवेयर्स के थ्रू ही पॉसिबल हो पाती है, क्योंकि हमें पहले से तभी पता चल पाता है कि कोई सीट वैकेंट है या नहीं है, या हमारी सीट बुक हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो ये प्रोसेस हमें तभी पता चल पाती है जब हम लोग सॉफ्टवेयर के अंदर एंट्री करते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर के अंदर एंट्री करेंगे तो ही तो हमें पता चलेगा कि ये सीट बुक हो चुकी है या नहीं हो चुकी है, या हमें सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो ये सब चीज़ें जो हम रियल लाइफ प्रॉब्लम्स देखते हैं, मतलब ये सब चीज़ें हमसे जुड़ी हुई हैं और इन सब चीज़ों के लिए हमें सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत पड़ती है और सॉफ्टवेयर्स के लिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है, हमें प्रोग्राम करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसी कारण से हम लोग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करते हैं और आप लोगों को भी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इसी पॉइंट ऑफ व्यू से दी गई है। तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग। आप लोग अगर कोई रियल लाइफ प्रॉब्लम बनाना पर सॉफ्टवेयर क्रिएट करना चाहते हैं, मान लीजिए मैं स्कूल के सॉफ्टवेयर की ही बात करता हूँ, तो स्कूल के सॉफ्टवेयर को अगर आपको क्रिएट करना है तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक सॉफ्टवेयर बनाना है और सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पहले चूज़ करना होगा। मान लीजिए आपने जावा लैंग्वेज चूज़ कर ली कि आप जो सॉफ्टवेयर बनाएंगे वो जावा लैंग्वेज के ऊपर बनाएंगे। तो जावा लैंग्वेज के ऊपर सॉफ्टवेयर बनाने की बात करना ही अपने आप में एक सिंपल टास्क नहीं है, इसके अलावा आपको बहुत सारी चीज़ें उसमें करना होगी। आपको डिज़ाइन करना होगा, आपको पहले पूरे कंसेप्ट को समझना होगा कि अगर स्कूल में एक एडमिशन आता है तो उसके एडमिशन से लेकर उसके फाइनल रिजल्ट के डिक्लेरेशन तक के बीच में एक स्टूडेंट के स्कूल में क्या क्या रिकॉर्ड मेंटेन किए जाते हैं, किस तरीके से उनके रिकॉर्ड को मेंटेन करके उसको कैलकुलेट किया जाता है, कैसे रिजल्ट जनरेट किया जाता है, कैसा उसका पूरा अटेंडेंस का रिकॉर्ड रखा जाता है, कैसे उसके शॉर्ट अटेंडेंस हो गई या उसकी एक्टिविटी हो गई, वो सारी चीज़ें उसके अंदर मेंटेन की जाती है। तो अगर आप किसी स्कूल के सॉफ्टवेयर्स को ही क्रिएट करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में पहले आपको पूरे सिस्टम को समझना होता है और सिस्टम को समझने के बाद आपको उसको डिज़ाइन करना होता है कि कौन सा डेटा किस डायरेक्शन में फ्लो होगा।
तो ये जो प्रोसेस होती है यही कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की डिज़ाइनिंग प्रोसेस कहलाती है। उसके बाद आपको पूरा एक ब्लूप्रिंट बना लेने के बाद आपको सॉफ्टवेयर को राइट करना होता है। राइट करना होता है मतलब कोडिंग लिखना होती है। कोडिंग लिखने के बाद आप उस कोडिंग के बेसिस पर आपने जो सॉफ्टवेयर बनाया है उसको आपको टेस्ट भी करना होता है कि उसमें आप अलग अलग इनपुट देंगे और अलग अलग इनपुट पे क्या आउटपुट जनरेट होगा। अगर कहीं से गलत आउटपुट जनरेट हो रहा है तो आपको उसको रेक्टिफाई भी करना होता है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, जो भी सॉफ्टवेयर हमने क्रिएट किया है उन सॉफ्टवेयर को हम लोग टेस्ट भी करते हैं। और लास्ट उसके बाद होता है डीबगिंग। डीबगिंग भी आपको करना पड़ता है, क्योंकि डीबगिंग का मतलब होता है कि जब हम लोग कोई सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हैं तो एक बार में कंप्लीट फुल प्रूफ सॉफ्टवेयर नहीं बन पाता, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एरर हमेशा होती है और उस एरर को फाइंड आउट करना ही डीबगिंग कहलाता है। तो जब आप सॉफ्टवेयर को डीबग करते हैं तो उसमें बहुत सारी एरर्स निकलती है, उसमें अलग अलग इनपुट दिए जाते हैं। अलग अलग इनपुट देने से क्या आउटपुट जनरेट होते हैं और क्या आउटपुट से आप लोग क्या रिक्वायर्ड आप एक्सपेक्टेड आपका आउटपुट था और आपको क्या आउटपुट मिल रहा है, वो भी डीबगिंग का ही प्रोसेस होता है। फिर उसको रेक्टिफाई, उन प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई किया जाता है और उसके बाद फाइनली जब सॉफ्टवेयर पूरा बन जाता है तो उसको मेंटेन करने के लिए सोर्स कोड को डॉक्यूमेंटेशन के साथ यूज़र के यहाँ पर डिप्लॉय कर दिया जाता है। तो ये जो पूरी एक मैंने आपको प्रोसेस बताई, ये बताने के लिए काफ़ी इजी था, बोलने के लिए काफ़ी छोटी सी प्रोसेस थी, लेकिन एक्चुअल में किसी सॉफ्टवेयर को क्रिएट करने में काफ़ी टाइम भी लगता है और उसके लिए काफ़ी मेहनत भी लगती है। तो ऑब्वियस है कि हम लोग जो प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं वो प्रोग्रामिंग में हमें डिज़ाइनिंग करना होगी, राइटिंग करना होगी, टेस्टिंग करना होगा, डिबगिंग करना होगा और सोर्स कोड को मेंटेन भी करना होगा। यहाँ पर दिस प्रोसेस रिक्वायर्स नॉलेज ऑफ एप्लीकेशंस डोमेन। देखिए यहाँ पे इन्होंने आगे यही लिखा है, ये जो प्रोसेस हम लोग बात कर रहे हैं प्रोग्रामिंग की जो प्रोसेस होती है उसके लिए आपको किसकी ज़रूरत होती है, नॉलेज की ज़रूरत होती है। जो भी एप्लीकेशन या डोमेन जो भी आप एप्लीकेशन बना रहे हैं उसके बेसिक डोमेन के बारे में आपको बहुत अच्छे से डिटेल पता होना चाहिए, तभी आप उसके ऊपर सॉफ्टवेयर क्रिएट कर सकते हैं। फॉर्मल लॉजिक फॉर सॉल्यूशन एंड नॉलेज ऑफ सिंटेक्स ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आप जिस एप्लीकेशंस को क्रिएट कर रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर आप लोग बना रहे हैं, उसका लॉजिक, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो लॉजिक होना चाहिए वो आपको पता होना चाहिए। आपको जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप लोग यूज़ करेंगे उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कंसेप्ट, उसके सिंटेक्स आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको सिंटेक्स ही नहीं पता है तो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एरर पर एरर ही आती रहेगी। या अगर आपको लॉजिक नहीं पता है तो उस कंडीशन पर आप किस प्रकार से जो भी सॉफ्टवेयर आपने बनाया है उसके थ्रू आप रियल लाइफ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। तो ऑब्वियस है कि जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप बनाते हैं उसके लिए आपको उसका लॉजिक पता होना चाहिए, उसका नॉलेज आपको होना चाहिए, सिंटेक्स ऑफ प्रोग्रामिंग आपको पता होना चाहिए और जिस भी लैंग्वेज को आप यूज़ करें उस पर आपकी कमांड अच्छी होना चाहिए। देयर आर टू मेन अप्रोचेस मैथडोलॉजीज ऑफ प्रोग्रामिंग। देखिए जब हम लोग प्रोग्रामिंग करें तो ये दो तरीके की होती है, एक होती है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग और एक होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग जो होती है, in this approach a programming task is broken into the smaller easily manageable modules or we can say procedures. in this approach देखिए प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग जो होती है उसमें पूरे प्रोग्रामिंग टास्क को हम क्या करते हैं, छोटे छोटे से स्मॉलर पार्ट में जो कि मैनेजेबल होते हैं मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देते हैं और उन्हीं मॉड्यूल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोसीजर्स बोलते हैं। द स्ट्रेस इज गिवन टू द फंक्शनलिटीज रादर देन डेटा। यहाँ पर पूरा का पूरा जो स्ट्रेस होता है वो फंक्शनलिटीज़ की बजाय हम लोग फंक्शनलिटीज़ के ऊपर हम लोग पूरा फोकस करें बजाय डेटा के। मतलब यहाँ पे डेटा इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंस होती है वो होती है फंक्शंस की। यहाँ पर फंक्शंस प्रॉपर होना चाहिए, यहाँ पर हमें नहीं मतलब होता है कि डेटा का फ्लो किस तरीके से किस डायरेक्शन में हो रहा है। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर उस पर फोकस किया जाता है कि कोई एरर या कोई डिबगिंग उसमें कोई बग क्रिएट ना हो। तो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा प्रोग्रामिंग टास्क जिसमें हम लोग पूरे प्रोग्राम को छोटे छोटे स्मॉलर इजीली मैनेजेबल मॉड्यूल्स में तोड़ देते हैं और ये जो मॉड्यूल्स है ये प्रोसीजर्स कहलाते हैं। इसी कारण से इसको प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहा जाता है। और यहाँ पर हमारा जो पूरा स्ट्रेस होता है वो फंक्शनलिटीज़ पर होता है बजाय डेटा के। बेसिक कोबोल, पास्कल एंड सी लैंग्वेजेस सपोर्ट प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग अप्रोच। अगर हम लोग बेसिक कुछ लैंग्वेजेस की बात करें, अगर हमें एग्जांपल देना हो कि कौन सी लैंग्वेजेस आपकी प्रोसीजरल लैंग्वेजेस होती है, तो हम लोग उसमें बेसिक, कोबोल, पास्कल और सी लैंग्वेज का नाम ले सकते हैं।
ये चारों लैंग्वेज कैसी होती है, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग होती है। अब उसके बाद जो दूसरा कंसेप्ट है जो आजकल सबसे ज़्यादा यूज़ में आता है या जो आजकल हम लोग लैंग्वेज यूज़ करते हैं उसमें हम लोग उस कंसेप्ट का यूज़ करते हैं, वो होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इन दिस अप्रोच अ प्रोग्रामिंग टास्क इज ब्रोकन इनटू ऑब्जेक्ट विच कंटेन डेटा एंड इट्स ऑपरेटिंग मेथड्स। अब देखिए, जब हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, तो इसमें जो पूरा टास्क है या जो प्रोग्रामिंग आपका कंसेप्ट है या प्रोग्रामिंग का जो टास्क आपका है उसको छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स में ब्रेक कर दिया जाता है और हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर उसका खुद का डेटा और खुद की ऑपरेटिंग मेथड्स होती है। यहाँ पर जो डेटा होता है उसको प्रॉपर्टीज़ भी कहा जाता है और जो मेथड्स होती है उसको फंक्शंस भी या बिहेवियर भी कहा जाता है। तो ऊपर वाले टास्क में प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में हम लोग छोटे छोटे स्मॉलर मॉड्यूल्स में प्रोग्राम को ब्रेक करते थे और यहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्ट्स में क्या करते हैं, डेटा को जो प्रोग्रामिंग टास्क है उसमें ऑब्जेक्ट के फॉर्म में उसको ब्रेक कर देते हैं और यहाँ पर हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर उसका खुद का डेटा या उसको मैं बोलूँ प्रॉपर्टीज़ होती हैं और या हर ऑब्जेक्ट के अंदर उसकी खुद की ऑपरेटिंग मेथड्स या बिहेवियर होता है। द मेन फोकस इज गिवन ऑन डेटा रादर देन फंक्शंस फॉर बेटर सिक्योरिटी एंड पोर्टेबिलिटी ऑफ डेटा। यहाँ पर जो पूरा फोकस होता है वो फोकस हमेशा डेटा के ऊपर रखा जाता है जब बजाय फंक्शंस के। अभी हमने ऊपर जो पढ़ा था प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, उसके अंदर जो पूरा फोकस था वो फंक्शंस के ऊपर था, डेटा के ऊपर नहीं था। अब यहाँ पर हम लोग इस मेथड के अंदर हम लोग जो पूरा फोकस है वो डेटा के ऊपर करते हैं बजाय फंक्शंस के, क्योंकि अगर आप डेटा को कंट्रोल कर लेते हैं तो आपका जो डेटा है, जो आपका प्रोग्रामिंग कंसेप्ट है वो ज़्यादा सिक्योर और पोर्टेबल हो जाता है। C++, जावा एंड अदर मॉडर्न लैंग्वेजेस फॉलो दिस मैथडोलॉजी ऑफ प्रोग्रामिंग। C++ हो गया, जावा हो गया, इसके बाद की जितनी भी लैंग्वेजेस हो गई वो सारी लैंग्वेजेस इसी मैथडोलॉजी को, प्रोग्रामिंग की इसी मैथडोलॉजी को फॉलो करती है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती है तो आप C++, जावा, PHP, पाइथन इनका नाम ले सकते हैं। जबकि अगर आपसे कोई पूछा जाए कि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती हैं तो आप बेसिक, कोबोल, पास्कल, C इनका नाम ले सकते हैं। प्रोसीजरल में मैं एक बार आपको शॉर्ट में वापस बता दूँ, प्रोसीजरल लैंग्वेज में हम लोग जो प्रोग्राम होता है उसको स्मॉलर इजीली मैनेजेबल मॉड्यूल्स में तोड़ देते हैं, जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो प्रोग्रामिंग टास्क होता है उसको ऑब्जेक्ट के फॉर्म में ब्रेक किया जाता है। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनके अंदर खुद का डेटा, प्रॉपर्टीज़ या उनकी ऑपरेटिंग मेथड, जिसको बिहेवियर भी कहा जाता है, होते हैं। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। दोनों में डिफरेंस बहुत माइनर सा डिफरेंस है, लेकिन ये डिफरेंस काफ़ी डिफरेंसेस क्रिएट कर सकता है, तो इसलिए आपको इन चीज़ों को अच्छे से याद रखना है। अब इसके बाद व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब हमें एक्चुअल में जावा पढ़ना है तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता क्या है। इन जनरल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग UP इसका शॉर्ट फॉर्म होता है। एग्जाम में कभी कभार OOP लिखा हुआ आता है, आपको समझ में आना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग रेफर्स प्रोग्रामिंग विथ ऑब्जेक्ट। UPS का मतलब क्या होता है कि प्रोग्रामिंग विथ ऑब्जेक्ट, एक ऐसी प्रोग्रामिंग जिसमें हम लोग ऑब्जेक्ट्स का यूज़ कर रहे हैं। इन विच प्रोग्रामिंग टास्क इज ब्रोकन इनटू ऑब्जेक्ट, जिसमें प्रोग्राम के टास्क को हम लोग किसमें ब्रेक कर देंगे, ऑब्जेक्ट के अंदर। मतलब अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग तो आपको क्या बोलना चाहिए, प्रोग्रामिंग विथ ऑब्जेक्ट। एक ऐसा कंसेप्ट, एक ऐसी प्रोग्रामिंग जिसमें हम लोग ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोग्रामिंग विथ ऑब्जेक्ट। एंड द प्रोग्रामिंग टास्क इज ब्रोकन इनटू द ऑब्जेक्ट्स। और यहाँ पर जो पूरा प्रोग्रामिंग का टास्क है उसको हम लोग किसमें डिवाइड कर देते हैं, ऑब्जेक्ट्स के अंदर। द मेन फीचर्स ऑफ UPS आर, UPS के कुछ फीचर्स होते हैं जिनके कारण ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को आजकल सबसे ज़्यादा यूज़ करता है। तो पहला जो इसका फीचर होता है वो होता है एनकैप्सुलेशन। इट रेफर्स द बाइंडिंग ऑफ डेटा एंड इट्स एसोसिएटेड मेथड टुगेदर इन अ सिंगल यूनिट विच इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्ट। यहाँ पर जितना भी डेटा होता है उसको और उसकी जितनी मेथड होती है, उससे एसोसिएटेड जितनी मेथड होती है, इनको आपस में बाइंड कर एक सिंगल यूनिट बना दिया जाता है जिसे ऑब्जेक्ट कहा जाता है। अगर कोई आपसे पूछे कि ऑब्जेक्ट क्या होते हैं तो आप इवन उसको ये भी बोल सकते हैं कि डेटा और मेथड्स का कॉम्बिनेशन या इनका आपस में एसोसिएशन जो कि एक सिंगल यूनिट के फॉर्म में होता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो एनकैप्सुलेशन का मतलब क्या हुआ, सीधा सा कंसेप्ट है कि एक सिंगल यूनिट, एक ऐसा ब्लॉक जिसके अंदर डेटा और मेथड्स या प्रॉपर्टीज़ और बिहेवियर दोनों होंगे,
उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट बोलेंगे। और ये जो कंसेप्ट है किसी एक ब्लॉक के अंदर दोनों चीज़ों को रखने का, ये कंसेप्ट एनकैप्सुलेशन कहलाता है। इसके बाद बात होती है पॉलीमॉर्फिज्म की। अ मेथड कैन परफॉर्म मल्टीपल फंक्शनलिटीज और बिहेवियर डिपेंडिंग ऑन द इनपुट डेटा। जब एक ऐसा कंसेप्ट जिसके अंडर में क्या होता है कि कोई एक सिंगल फंक्शन, एक सिंगल बिहेवियर, एक सिंगल मेथड मल्टीपल टास्क परफॉर्म करती है, तो उसको हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। और वो जो मेथड डिफरेंट टास्क कर रही है वो डिपेंड करता है इनपुट डेटा के ऊपर। मान लीजिए जैसे एक प्लस का साइन है, तो प्लस का साइन अगर दो नंबर गिवन है इनपुट में, तो वो दोनों नंबर को प्लस करके हमें बता देगा। लेकिन अगर इनपुट में दो स्ट्रिंग गिवन है, तो वो दोनों स्ट्रिंग को आपस में जोड़कर हमें बता देगा। तो यहाँ पर एक प्लस का जो साइन है, एक प्लस का जो सिंबल है, वो क्या कर रहा है, यहाँ पर जैसा इनपुट उसको दिया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। मतलब प्लस अगर दो नंबर के बीच में है तो वो दो नंबर को ऐड करके हमें बताएगा, और अगर दो स्ट्रिंग के बीच में तो दोनों स्ट्रिंग को जोड़कर हमें बताएगा। तो यहाँ पर क्या मीनिंग हुआ कि एक सिंबल क्या कर रहा है, यहाँ पर एक ही सिंबल दो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो इसी कारण से इसे क्या कहा जाता है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। एक्चुअल में पॉलीमॉर्फिज्म जो होता है उसको दो कैटेगरी में फिर से सब डिवाइड किया जाता है। एक होता है मेथड ओवरलोडिंग, एक होता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो मैंने आपको जो भी एग्जांपल दिया वो ऑपरेटर ओवरलोडिंग का है। एक्चुअल में ऑपरेटर ओवरलोडिंग जो होती है उसमें ऑपरेटर्स का यूज़ होता है और एक ऑपरेटर मल्टीपल टास्क परफॉर्म करता है। वैसे ही कुछ मेथड्स होती है जो अलग अलग इनपुट डेटा के बेसिस पर अलग अलग आउटपुट या अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करती है, और इसी कंसेप्ट को हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। तो आपको शायद यहाँ से ये समझ में आ गया होगा कि जो पॉलीमॉर्फिज्म होता है वो भी दो टाइप का होता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इनहेरिटेंस की। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ डिराइविंग अ न्यू क्लास फ्रॉम एग्जिस्टिंग क्लासेस सुपर क्लास इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। देखिए इनहेरिटेंस क्या होता है, एक ऐसा कंसेप्ट जिसमें हम लोग क्लासेस को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। अब क्लासेस क्या होता है, यहाँ पे एक नया कंसेप्ट है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर दो तो मेन कंसेप्ट जो होते हैं, या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो होती है दो कंसेप्ट के ऊपर काम करती है, एक ऑब्जेक्ट और एक क्लास। जब हम लोग क्लास क्रिएट करते हैं तो उसी के हम लोग क्या बनाते हैं, अलग अलग ऑब्जेक्ट भी बनाते हैं। तो क्लास जो होता है उसके अंदर, एक क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट भी होते हैं, एक क्लास के अंदर मेथड्स भी होती है, और उसके डेटा भी होता है, उसी के अंदर उसका डेटा भी होता है। तो जब हम लोग कोई क्लास डिफाइन करते हैं तो उसी के हम लोग अलग अलग ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर जब हम लोग कोई नई क्लास डिराइव कर रहे हैं, और नई क्लास डिराइव करते समय हम लोग पुरानी किसी क्लास का जो एग्जिस्टिंग क्लास है अगर उसका यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर उस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाएगा, इनहेरिटेंस। अब जो नई क्लास हमने बनाई है वो तो सब क्लास कहलाएगी, लेकिन पुरानी क्लास जिससे हमने प्रॉपर्टीज़ को लिया है, जिससे हमने बिहेवियर को लिया है, वो सुपर क्लास कहलाएगी। तो एक्चुअल में पुरानी किसी क्लास के बेसिस पर नई क्लास को डिफाइन करना, या पुरानी क्लास के प्रॉपर्टीज़ और बिहेवियर को यूज़ करते हुए नई क्लास डिफाइन करना क्या कहलाता है, इनहेरिटेंस कहलाता है। द न्यूली क्रिएटेड क्लास में कंटेंट प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ इट्स पेरेंट। जो नई क्लास बनी है उसके अंदर आपको हमेशा उसकी पेरेंट्स क्लास के प्रॉपर्टीज़ और बिहेवियर देखने को मिलेंगे। तो ये जो कंसेप्ट होता है इसको वैसे भी हम लोग अभी इसी चैप्टर के लास्ट में डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि ये इनहेरिटेंस वाला एक क्वेश्चन पूरा का पूरा आपको सिलेबस में बनता भी और एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो इनहेरिटेंस के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल अभी आपको इतना याद रखना है कि ये एक फीचर होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, जिसमें हम लोग नई नई क्लासेस क्रिएट करते हैं। क्योंकि अभी मैं यहाँ पे आपको क्लास को बहुत ज़्यादा डिटेल में अच्छे से समझा नहीं पाऊँगा, क्योंकि क्लास भी अभी हमने पढ़ा नहीं है। तो आपको बस इतना याद रखना है, जब हम लोग क्लास वाला टॉपिक पढ़ लेंगे उसके बाद हम वापस इनहेरिटेंस को पढ़ेंगे। तो आपको अभी फिलहाल इतना याद रखना है कि कोई नई क्लास को डिफाइन करने के लिए हम लोग पुरानी क्लास का यूज़ करते हैं, और पुरानी क्लास को हम लोग उस कंडीशन में सुपर क्लास बोलते हैं, जो नई क्लास बनती है उसको सब क्लास बोलते हैं। तो ये जो कंसेप्ट होता है इनहेरिटेंस होता है। तो इस मेथड के ऊपर अपन और आगे डिस्कशन करेंगे। अब इसके बाद जो टॉपिक है वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन जावा। तो ये जो टॉपिक है अभी आने वाले वीडियो लेक्चर्स में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन जावा। जावा इज अ प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज।
each program in Java must contain at least one class definition. देखिए लास्ट वीडियो जो लेक्चर्स हुए थे उसमें हमने कुछ कंसेप्ट्स के बारे में बात किया था, हमने लैंग्वेजेस के बारे में बात की थी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, प्रोग्रामिंग होती क्या है उसके बारे में बात किया था। फिर हमने देखा था कि प्रोग्रामिंग के दो कंसेप्ट थे, एक था प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग और एक था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हमने देखा था कि C++ और जावा लैंग्वेज होती है, और हमारे सिलेबस में जो जावा लैंग्वेज है तो ऑब्वियस है कि हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट को पता होना चाहिए, और उसके कंसेप्ट को समझने के लिए हमने उसके फीचर्स के बारे में भी बात की थी, जिसमें पहला फीचर शायद एनकैप्सुलेशन था, फिर पॉलीमॉर्फिज्म था, फिर इनहेरिटेंस था, और क्लास और ऑब्जेक्ट ये दो भी उसी के फीचर्स होते हैं। फिर बाइंडिंग होती है, तो इसके कुछ टोटल मिलाकर 7 फीचर्स होते हैं। तो उन फीचर्स के बारे में हमने बात की थी। आज हमें पढ़ना है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जावा के अंदर कैसे होती है या होती क्या है, या इसमें लोग ऑब्जेक्ट या क्लासेस को किस प्रकार से डिफाइन कर पाते हैं। तो जावा इज़ अ प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सबसे पहली लाइन तो अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज़ जावा, तो आपके दिमाग में यही आना चाहिए, या आपका जो आंसर होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि जावा इज़ अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब यहाँ पर इसके आगे जो उन्होंने बोला है, इच प्रोग्राम इन जावा मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन क्लास डेफिनेशन। अब यहाँ पे आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जावा जब भी हम लोग लिखते हैं, जावा के अंदर जब भी हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं, तो उसके अंदर कम से कम एक क्लास तो होती ही होती है, या मैं यूँ कहूँ कि एक मेन फंक्शन तो होता ही होता है। लेकिन फंक्शन वाली बात को छोड़ दें, क्योंकि हमारा पूरा फोकस यहाँ पर क्लास और ऑब्जेक्ट के ऊपर होता है, इसलिए हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर कम से कम एक क्लास तो होगी ही होगी। द बेसिक यूनिट ऑफ उप इज़ द क्लास। अगर हम लोग उप की बात करते हैं, उप के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर्स में भी बताया था कि उप का फुल फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो अगर हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं तो उसमें जो मेन फीचर होता है वो होता है क्लास। मतलब अगर मैं यूँ कहूँ कि उप का जो मेन कंसेप्ट है, जो बेसिक यूनिट है, अगर वो क्लास है तो आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आना चाहिए। अ क्लास रिप्रेजेंट अ सेट ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट। अब एक क्लास जो होती है वो सिमिलर ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करती है। इट कैन बी डिस्क्राइब एज अ ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट। वो ब्लू ऑब्जेक्ट्स के लिए क्या होती है, ब्लूप्रिंट का काम करती है। मतलब अगर आपने एक क्लास को डिफाइन कर दिया तो उसके मल्टीपल ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, और वो मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्या करेंगे, उस क्लास के उस क्लास को एज अ ब्लूप्रिंट यूज़ करेंगे। जैसे मान लीजिए कि एक इंडिया की क्रिकेट टीम की बात करते हैं मैं, इंडिया की जो क्रिकेट टीम है, तो वो जो क्रिकेट है उसको इंडिया की तरफ से 11 प्लेयर जब खेलते हैं तो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऑब्वियस है कि इंडिया यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लास हो जाएगा, और उसको रिप्रेजेंट करने वाले जो मतलब 11 प्लेयर्स है वो ऑब्जेक्ट कहलाएंगे। तो यहाँ पे जो 11 प्लेयर्स है या 11 ऑब्जेक्ट्स है वो बदल सकते हैं, लेकिन जो क्लास है, जो इंडिया है, उसको नहीं बदला जा सकता। तो उस कंडीशन में क्या हो गया कि जो आपने मैं जो प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ वो क्या कहलाएंगे, सारे ऑब्जेक्ट्स कहलाएंगे, और वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो क्लास कहलाएगी। इन अदर वर्ड एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टांस ऑफ अ क्लास। अब अगर मैं इसको दूसरी थोड़ा टेक्निकल टर्म में बोलूँ तो यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो उस क्लास का इंस्टांस होते हैं, दैट होल्ड्स एक्चुअल डेटा इन मेमोरी, जिसके अंदर एक्चुअल डेटा होता है जो कि मेमोरी के अंदर रखा जाता है। एन ऑब्जेक्ट इज एन एंटिटी हैविंग अ यूनिक आइडेंटिटी। अब अगर हम लोग अभी तक तो हमने क्लास की बात की, अब हम लोग बात करते हैं ऑब्जेक्ट्स की। एन ऑब्जेक्ट इज एन एंटिटी हैविंग अ यूनिक आइडेंटिटी। अब ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, तो ऑब्जेक्ट एक यूनिक आइडेंटिटी होती है जिसकी खुद की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है और खुद का बिहेवियर होता है। जावा इज एनरिच्ड विद द वेरियस रेडी टू यूज क्लास डेफिनेशंस विच आर यूज्ड इन द एप्लीकेशंस। जावा के अंदर बहुत सारी रेडी टू यूज क्लासेस डेफिनेशन पहले से प्री डिफाइंड होती है, जिसको हम लोग अलग अलग एप्लीकेशंस में यूज़ कर सकते हैं। स्विंग कंट्रोल्स आर द कलेक्शन ऑफ सच ऑफ क्लासेस, और उसमें से ही स्विंग कंट्रोल्स जो होते हैं उनका जो कलेक्शन होता है वो भी उन्हीं क्लासेस का ही टाइप होता है। जैसे हम लोगों ने जब प्रैक्टिकल्स किए थे तो उसमें आपने नोटिस किया होगा कि हम लोग जे लेबल को यूज़ कर रहे हैं, जे बटन को यूज़ कर रहे हैं, जे टेक्स्ट फील्ड को यूज़ कर रहे हैं, जे टेक्स्ट एरिया को यूज़ कर रहे हैं, जे बटन यूज़ हो रहा है। तो ये जो सारे जे बटन, जे टेक्स्ट फील्ड जो थे, ये स्विंग कंट्रोल जो थे, जो कंपोनेंट थे, ये किसी न किसी क्लास को बिलोंग करते हैं, और जो हम लोग इनको जब डिज़ाइन एरिया में लेके आते हैं तो ये ऑब्जेक्ट बन जाते हैं।
तो जब ये ऑब्जेक्ट बनते हैं तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसी उन्हीं की पर्टिकुलर जो सुपर क्लास है उनको। तो इस प्रकार से हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जावा के अंदर रेडी टू यूज़ क्लासेस डेफिनेशंस होती है जिनको हम लोग हमारे एप्लीकेशन के अंदर यूज़ करते हैं। हमें इनको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं होती, हम लोग इनको डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जे बटन कंट्रोल बिलोंग टू द जे बटन क्लास ऑफ स्विंग कंट्रोल पैकेज। स्विंग कंट्रोल एक प्रकार का पैकेज है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, जे बटन जो ऑब्जेक्ट हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो जे बटन क्लास को बिलोंग करता है। और जे बटन क्लास कहाँ पर होती है, स्विंग कंट्रोल पैकेज के अंदर होती है। ईच टाइम व्हेन यू ड्रैग जे बटन ऑन द फ्रेम एन इंस्टांस ऑब्जेक्ट लाइक जे बटन 1, जे बटन 2 एक्सेट्रा इज क्रिएटेड। अब आप जितनी बार कोई जे बटन को ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने डिज़ाइन एरिया में लेके आते हैं उतनी बार उसका एक ऑब्जेक्ट जो कि जे बटन 1, जे बटन 2 के नाम से क्रिएट होता चला जाता है। Each object J button offers set text, get text, etc. मेथड। और हर ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ ना कुछ मेथड्स होती है जो हम लोग अप्लाई करते हैं, जैसे डॉट सेट टेक्स्ट मेथड हो गई, डॉट गेट टेक्स्ट मेथड हो गई। तो इन मेथड्स को या और भी बहुत सारी मेथड्स होती है, इन मेथड्स को हम लोग इन ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं और ये ऑब्जेक्ट फिर उस मेथड के बेसिस पर क्या करते हैं, हमें टास्क परफॉर्म करके देते हैं। विच हैंडल्स फंक्शनलिटीज़ ऑफ द बटन, जो कि फंक्शंस बताते हैं या उनके फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट हो गया, जिसमें हम लोगों ने अभी देखा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में दो बेसिक फीचर्स तो ऑब्जेक्ट और क्लासेस खुद होती है और हमें पहले क्लासेस डिफाइन करना होती है। कोई भी प्रोग्रामिंग कभी भी बिना एक सिंगल क्लास के नहीं हो सकते। मतलब एक प्रोग्रामिंग अगर आप कर रहे हैं तो उसमें कम से कम एक क्लास तो होगी ही होगी और उस क्लास के क्या होंगे, वहाँ पर ऑब्जेक्ट होंगे। और ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्या होंगे, वो उस क्लास के को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे या क्लास उनके लिए क्या होगी, वो उनके लिए एक ब्लूप्रिंट होगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्लास और ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर सकते हैं। और इसको थोड़ा सा अपन डिटेल में देखते हैं, देखिए इसके बारे में अपन थोड़ा सा डिटेल में समझ पाएंगे इस डायग्राम से। यहाँ पर एक बाइक है, ये बाइक जो है एक प्रकार का ब्लूप्रिंट है। अब इस बाइक के जो कंसेप्ट है वही तीन अलग अलग कंपनियां यूज़ कर रही हैं। अब यहाँ पर जो बाइक है, इस बाइक के अंदर दो पहिए हैं, दो व्हील हैं, फिर इसके अंदर एक हैंडल है, फिर टेल लाइट है, फिर हेडलाइट है, फिर इसमें पेट्रोल से चलने वाली गाड़ी है ये। तो यही कंसेप्ट आपकी बाकी की इन तीन गाड़ियों में भी यूज़ हो रहा है, लेकिन इनको बनाने वाली अलग अलग कंपनियां हैं। तो ऑब्वियस है कि इसके फीचर्स थोड़े से अलग होंगे, लेकिन जो बेसिक कंसेप्ट है वो तो इसी क्लास से लिया गया है। फिर बजाज पल्सर है, तो ये अलग कंपनी बनाती है, लेकिन इस बाइक के फीचर्स लुक अलग है, फीचर्स थोड़े से अलग होंगे, लेकिन जो बेसिक कंसेप्ट है वो लिया गया कहाँ से, बाइक से है, मतलब बेसिक क्लास से। वैसे ही सुजुकी की ये बाइक है, इसके बेसिक कंसेप्ट तो वही है जो बाइक के हैं, मतलब इस क्लास के हैं, लेकिन इसको बनाने के जो कुछ फीचर्स है, कुछ इसका लुक है, वो थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो तीन कंसेप्ट यहाँ पर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ये तीनों के बेसिक कंसेप्ट तो वही है जो इस बाइक के हैं। और यहाँ पर इनके जो कंसेप्ट है, जो कुछ नए फीचर्स, न्यू लुक जो है वो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इनमें भी दो पहिए होंगे, ये तीनों गाड़ियाँ भी पेट्रोल से चलेगी, इनमें भी एक हैंडल होगा, इसमें भी इसमें भी हेडलाइट होगी, इसमें भी टेल लाइट होगी। तो ये तीनों क्या करेंगे, इस बाइक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब ये एक प्रकार का ब्लूप्रिंट हो गया और इसी ब्लूप्रिंट के बेसिस पर तीन हमने नई अलग अलग कंपनी ने अलग अलग बाइक को डिज़ाइन किया हुआ है। तो ये तीन क्या कहलाएंगे, ऑब्जेक्ट कहलाएंगे, और ये क्या कहलाएगा, क्लास कहलाएगी। तो मतलब क्लास एक प्रकार का क्या हो गया, ब्लूप्रिंट हो गया, और इसी ब्लूप्रिंट के बेसिस पर तीन अलग अलग बाइक को डिज़ाइन किया गया। तो ये जो कंसेप्ट है, ये क्लास और ऑब्जेक्ट को बहुत इजीली आपको एक्सप्लेन कर सकता है, और होपफुली आपको समझ में भी आया होगा कि क्लास और ऑब्जेक्ट किस प्रकार से वर्क करते हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं डेटा मेंबर और मेथड मेंबर्स की। ये क्लास का ही कंसेप्ट है जो आपको इजीली और थोड़ा सा समझने में हेल्प करेगा कि क्लासेस और उसकी जो मेथड्स होती हैं या ऑब्जेक्ट होते हैं वो कैसे क्रिएट किए जाते हैं। अ क्लास इज कंपोज बाय सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर। हमने जैसा पहले भी पढ़ा था कि जो क्लास होती है उसके अंदर प्रॉपर्टीज़ होती है, प्रॉपर्टीज़ को हम लोग डेटा मेंबर भी बोलते हैं,
और उसके अंदर बिहेवियर भी होता है। बिहेवियर मतलब उसका उसकी मेथड्स या फंक्शन। तो एक क्लास जो होता है वो कलेक्शन होता है किसका, कुछ डेटा मेंबर्स का और कुछ मेथड मेंबर्स का। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए कि क्लास के अंदर आपको हमेशा क्या मिलेगा, कुछ डेटा मेंबर मिलेंगे और कुछ मेथड मेंबर मिलेंगे। प्रॉपर्टीज आर रिप्रेजेंटेड बाय डेटा मेंबर्स एंड बिहेवियर सिमुलेटेड बाय मेथड मेंबर। जो प्रॉपर्टीज होती है वो हमेशा डेटा मेंबर्स की देखी जाती है और जो बिहेवियर होता है वो हमेशा मेथड मेंबर को सिमुलेट करता है। तो आपको एक चीज़ समझ में आना चाहिए, अगर कभी आपसे बोला जा रहा है कि किसी क्लास की प्रॉपर्टीज़ क्या है तो आपको समझ में आना चाहिए कि वहाँ पर उसके अंदर डेटा मेंबर की बात हो रही है। और अगर कभी आपसे बोला जाए कि किसी क्लास के अंदर किसी क्लास का बिहेवियर क्या है तो मतलब उसके मेथड मेंबर की बात हो रही है या फंक्शंस की बात हो रही है। अब देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट बॉक्स है ये एक प्रकार की क्लास है। इस क्लास का जो नाम है वो क्या दिया गया है, स्टूडेंट। स्टूडेंट नाम की क्लास है और इसके अंदर जो पहला लिखा है नेम, ये एक वेरिएबल है, रोल नंबर ये एक वेरिएबल है, फादर नेम ये एक वेरिएबल है और डेट ऑफ बर्थ ये भी क्या है, एक वेरिएबल है। क्लास के बिहाफ पर इन वेरिएबल्स को क्या कहा जाता है, डेटा मेंबर्स। मतलब ये डेटा मेंबर्स कहलाएंगे। और फिर इसके अंदर कुछ मेथड्स होती है, कुछ फंक्शंस होते हैं जो अपना टास्क परफॉर्म करते हैं। और ये जो मेथड होती है वो इन्हीं ही डेटा मेंबर्स को यूज़ करके बनाई जाती है। तो गेट एडमिशन, गेट ट्रांसफ़र, फी डिपॉजिट और शो डिटेल्स। इनके आगे देखिए यहाँ पे क्या लगा है, पैरेंथेसिस लगा है। ये पैरेंथेसिस लगे हुए होने का मतलब होता है कि ये मेथड्स है और इसके यहाँ पे जितने भी डेटा मेंबर हैं उनके आगे ऐसा कोई ब्रैकेट नहीं लगा है। और अगर ऐसा ब्रैकेट नहीं लगा मतलब ये क्या है, डेटा मेंबर है। तो डेटा मेंबर और मेथड मेंबर्स के बीच में डिफ्रेंशिएट करना बहुत इजी होता है। तो ये नीचे जो लिखी गई है ये मेथड्स है। जब कोई स्टूडेंट एडमिशन लेगा तो उसकी जो प्रोसीजर होगी, उसकी डेफिनेशन, उसकी जो प्रोसीजर है वो इस गेट एडमिशन मेथड के अंदर लिखी गई है। फिर इसका ट्रांसफ़र होगा तो उसकी जो मेथड है, उसकी जो प्रोसीजर है वो गेट ट्रांसफ़र के अंदर लिखी गई है। फी डिपॉजिट की डिटेल इसके अंदर आपको मिलेगी और उसकी टोटल डिटेल जो होती है वो यहाँ पे आपको मिलेगी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये क्लास बना दी और इस क्लास का नाम क्या दे दिया हमने, स्टूडेंट। मतलब ये एक प्रकार का ब्लूप्रिंट हमारा तैयार हो चुका है। और अब इस ब्लूप्रिंट के बेसिस पर हम लोग क्या बनाएंगे, अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे एक्स नाम का एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट इसी ब्लूप्रिंट का यूज़ करेगा। और यहाँ पर जैसे नेम में क्या आ जाएगा, अमित, रोल नंबर 9 हो गया, फादर नेम मोहन हो गया, डेट ऑफ बर्थ 1180 हो गया। और फिर उसके ऊपर ये मेथड्स होगी जो इन डेटा को यूज़ करते हुए, मतलब कौन से डेटा को, ये जो यूज़र ने डाला है इस डेटा को यूज़ करते हुए ये मेथड क्या होगी, एक्टिवेट होगी और हमें जो भी टास्क परफॉर्म करना है वो टास्क परफॉर्म होगा। तो ये जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया वो इस क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसी के जैसे एक और दूसरा ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया, क्योंकि हम क्लास तो एक बार डिफाइन करते हैं लेकिन उसके मल्टीपल ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो ये दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया और ये ऑब्जेक्ट भी किसको एज अ ब्लूप्रिंट कर रहा है, स्टूडेंट नाम की क्लास को ही एज अ ब्लूप्रिंट यूज़ कर रहा है। तो इसका इस ऑब्जेक्ट का नाम हो गया वाई और इस ऑब्जेक्ट के नाम में हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे नेम लिखा तो राहुल, रोल नंबर लिखा तो 10, फादर नेम सोहन, डेट ऑफ बर्थ 2281। अब इस डेटा का ये जो यूज़ हो रहा है, इस डेटा का यूज़ कौन कर रहा है, ये मेथड्स मेंबर्स कर रहे हैं। ये मेथड्स मेंबर क्या करेंगे, इस डेटा का यूज़ करेंगे और इसकी प्रोसीजर जो होगी एडमिशन की, ट्रांसफ़र की, डिपॉजिट की, डिटेल्स की, वो अलग होगी और इसकी जो प्रोसीजर होगी वो अलग होगी। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, एक क्लास डिफाइन कर सकते हैं और उस क्लास के अलग अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो क्लास और ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट है होपफुली आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि किसी क्लास को डिक्लेयर कैसे किया जाता है। मतलब अगर मुझे डिक्लेयर करना, जैसे अभी हमने जो क्लास के एग्जाम्पल देखे, उसको अगर मुझे डिक्लेयर करना है तो डिक्लेयर करने की प्रोसेस क्या होगी। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, पब्लिक। पब्लिक अगर हम लोग लिखते हैं तो उससे क्या होगा कि ये जो क्लास हम लोग डिफाइन कर रहे हैं या डिक्लेयर कर रहे हैं, ये सारे जो मेंबर्स होंगे, डेटा मेंबर्स, ये जो जितने भी हम लोग इसका ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे या इस क्लास को हम लोग किसी भी मेथड के अंदर यूज़ कर पाएंगे। क्योंकि शायद आप लोग जैसे इंस्टाग्राम चलाते हैं या फेसबुक चलाते हैं तो आप उसमें अपने आईडी को पब्लिक या प्राइवेट रखते हैं। तो यहाँ पर भी पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड 3 कंसेप्ट होते हैं।
तो वो कंसेप्ट के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी पब्लिक की बात अगर मैं करूँ तो आप लोग जैसे इंस्टाग्राम चलाते हैं या फेसबुक चलाते हैं तो वहाँ पर आप लोग अपने प्रोफाइल को पब्लिक रख सकते हैं या प्राइवेट रख सकते हैं। तो पब्लिक रखने का मतलब क्या है कि हर कोई आपकी प्रोफाइल पर विजिट कर सकता है, और प्राइवेट रखने का मतलब ये है कि आप जो अननोन पर्सन हैं उनसे अपनी प्रोफाइल को बचाना चाहते हैं। जब वो आपके फ्रेंड लिस्ट में ऐड हो जाते हैं, जब वो आपको फॉलो करने लगते हैं, तो उस कंडीशन में आप अपने प्रोफाइल को उनको शो कर सकते हैं। मतलब वो कंसेप्ट जो होता है वो प्राइवेट का हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर भी जब हम लोग कोई क्लास डिफाइन करते हैं तो उस क्लास के आगे में पब्लिक या प्राइवेट लिखना होता है, ताकि इस पर्टिकुलर क्लास को दूसरे ऑब्जेक्ट एक्सेस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या दूसरी मेथड्स यूज़ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगी, वो इस स्पेसिफायर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये प्राइवेट है तो इसको कोई यूज़ नहीं कर पाएगा, और अगर पब्लिक है तो इस क्लास का यूज़ दूसरी क्लासेस में भी किया जा सकता है, या इसके मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट किए जा सकते हैं। अब अगर कोई क्लास डिफाइन करना है तो हमें सबसे पहले तो क्लास कीवर्ड लिखना होगा, और फिर उस क्लास जो भी हम लोग डिफाइन कर रहे हैं उसका नाम लिखना होगा। तो पब्लिक, क्लास और स्टूडेंट, होपफुली आपको समझ में आया होगा कि क्यों लिखा गया है। अब इसके अंदर हम लोग पहले तो डेटा मेंबर्स लेते हैं। तो ये पहला स्ट्रिंग टाइप का डेटा हो गया, स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप हमने लिया, और नेम क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। फिर इंटीजर टाइप का डेटा टाइप लिया, और रोल नंबर क्या हो गया उसका, वेरिएबल हो गया। स्ट्रिंग टाइप का एक और डेटा लिया, और एफ नेम क्या हो गया, डेटा टाइप वेरिएबल हो गया। स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप लिया, और DOB क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। तो यहाँ पे हमने 4 वेरिएबल लिए, और उनके अलग अलग यहाँ पे हमने क्या ले लिए, डेटा टाइप्स। तो ये जो है चारों, ये क्या कहलाएंगे, डेटा मेंबर और प्रॉपर्टीज़। ये कहलाएंगे डेटा मेंबर या प्रॉपर्टीज़। और उसी के बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इन्हीं डेटा टाइप का यूज़ करते हुए अलग अलग फंक्शंस को डिफाइन करते हैं। जैसे वॉइड गेट एडमिशन, ये मेथड का नाम है, इसके आगे वॉइड लिखा है, मतलब ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगी, जो भी इसका आउटपुट होगा वो इसी मेथड में शो हो जाएगा। फिर गेट एडमिशन के आगे यहाँ पे पैरेंथेसिस लगा, तो आपको ये तो कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि जिसका आगे पैरेंथेसिस लगा होता है वो मेथड मेंबर्स होते हैं, या वो फंक्शंस होते हैं जो एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने का काम करते हैं। उसके बाद फिर सेकंड जो है वो है वॉइड गेट ट्रांसफ़र। वॉइड गेट ट्रांसफ़र जो है वो भी एक प्रकार का मेथड मेंबर है, जो क्या करेगा, ट्रांसफ़र से रिलेटेड जो भी टास्क इसके अंदर दिए गए होंगे वो टास्क यहाँ पे मेंशन की लिखे जाएंगे, और वो टास्क परफॉर्म होंगे जब ये मेथड कॉल होगी। उसके बाद वॉइड फी डिपॉजिट। अब फी डिपॉजिट से रिलेटेड जितने भी टास्क है उसको इस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर लिखा जाएगा, और इस ब्लॉक के अंदर जब लिखा जाएगा तो ऑब्वियस है कि जब भी फी डिपॉजिट नाम की मेथड कॉल होगी तो इसके अंदर लिखे गए टास्क परफॉर्म या एग्जीक्यूट होने लगेंगे। तो ये जो थे 3 मेथड, ये 3 मेथड को कहा जाता है मेथड मेंबर या बिहेवियर। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर कोई क्लास आप डिफाइन कर रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं, तो उसमें 2 चीज़ें होगी, एक तो डेटा मेंबर और एक मेथड मेंबर्स। डेटा मेंबर्स को प्रॉपर्टीज़ भी कहा जाता है। मैं बार बार आपको ये चीज़ बता रहा हूँ क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस में ये चीज़ें पूछी जाती है और आप लोग उस समय कंफ्यूज ना हो, उसी कारण से इसको ये बार बार आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है कि और मेथड मेंबर्स को बिहेवियर भी कहा जाता है। तो इन दोनों कंसेप्ट का हम लोग यूज़ करते हैं ताकि हम लोग एक क्लास को डिफाइन या डिक्लेयर कर सकें। इन जावा अ क्लास इज डिक्लेयर्ड और डिफाइंड बाय यूजिंग क्लास कीवर्ड फॉलोड बाय अ क्लास नेम। ये बात मैंने आपको बताई कि जो भी क्लास हम लोग डिफाइन करना चाहते हैं जावा के अंदर, उसको हमेशा उस क्लास के नेम को हमेशा क्लास कीवर्ड के पीछे लिखा जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे क्लास कीवर्ड आएगा और उसके बाद उस क्लास का नाम आएगा। तो आप लोग क्या कर पाएंगे, जो जावा के अंदर क्लास है उसको डिक्लेयर या डिफाइन कर पाएंगे। तो ये कंसेप्ट हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं और इस कंसेप्ट के साथ ही हमारा जो क्लास वाला कंसेप्ट होता है वो ख़त्म हो जाता है। अब इसके बाद जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो होगा टाइप्स ऑफ मेंबर्स इन अ क्लास। मतलब मेंबर्स क्लास के जो अलग अलग मेंबर्स होते हैं उनके टाइप्स की बात करेंगे और फिर हम लोग इसके बारे में इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट किए जाते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की भी मेथड्स होती है, तो वो कैसे क्रिएट किए जाते हैं। क्योंकि जो कंसेप्ट अब हमें पढ़ना है उसमें क्लास और ऑब्जेक्ट ही मेन है, तो उनका डिक्लेरेशन और उनका इनिशियलाइजेशन हमें अच्छे से पता होना चाहिए। तो अब आने वाला जो टॉपिक है वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी है, तो आप लोग ने अभी तक जितना पढ़ा उसको एक बार रिवाइज़ करिएगा
अब आगे आने वाले टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। आज के लिए फ़िलहाल अपन इतने ही रखते हैं। थैंक यू।